जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में ना देखिए आपको मैं केमिस्ट्री आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का 25 सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। जिसमें से देखिए जिसमें से आपका मैं आपको बता देता हूं, जिसमें से आपका यही रहेगा जी। बाकी पूछबे नहीं करेगा आपके एग्जाम में। जाइए फाइनल एग्जाम दीजिए। और देखिए मैं उसमें से बता रहा हूँ 25 ठो ऑब्जेक्टिव बता दिया ना। तो देखिए जो साइंस का आप लोग का एग्जाम होगा ना, तो जिसमें से 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जिस केमिस्ट्री में जो प्रश्न पूछेगा यही प्रश्न पूछेगा जी। यही मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ, पूरा घोर कर एकदम पी जाइएगा जी। हाँ ठीक है। जैसे कि आप लोग पानी के ग्लास में जैसे कि आप लोग पानी के ग्लास में चीनी को घोल कर पूरा पी जाते हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा पूरा। पूरा यानी कि पूरा घोर कर पी जाना है जी। तो चलिए बिना बक बक किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिया, क्योंकि यही यही सब्जेक्टिव 25 सब्जेक्टिव में से आएगा जी आपका। ठीक है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं के होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जुड़ जाइए। और चलिए बिना बकबक किए वीडियो को स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए आम्ल किसे कहते हैं जी, तो समझिएगा एक एक प्रश्न को आप लोग बारीकी समझ। देखिए अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को घोल 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 को लाल बनाता है, जलीय विलयन में इच प्लस आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दिया है जी कि HCl, HNO3, HNSO4 आदि, ये सब हो गया जी अम्ल हो गया। ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग को देखिए बताते जा रहे हैं एकदम। आप लोग क्या कीजिए जी, कॉपी उठा लीजिए, कॉपी कलम, और एक एक प्रश्न को पूरा लिख डालिए, क्योंकि यही सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा 100 देखिए यहाँ पे 101% आपको गारंटी देते हैं यही पूछेगा जी। ठीक है। चलिए तो पूरा घोर कर पीते चलना है जी। दूसरा प्रश्न देखिए, क्षारक क्या है? क्षारक क्या है? क्षारक वह पदार्थ है ना जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH माइनस आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो इसे हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। देखिए क्षार का एग्जाम्पल ये है। ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि हाँ NaOH, CuO, CaO तथा CaOH2, ठीक है, आदि, ये सब हो गए जी आपके क्षार के एग्जाम्पल। तो ये सब आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में एकदम 100% पूछेगा जी। तो एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न को पूरा याद करते चलिए जी, और कॉपी कलम उठाइए, नोट करते चलिए। 3 नंबर देखिए, लवण किसे कहते हैं जी, तो छोटा बच्चा भी जानता होगा जी, आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए जी कितना इजी इजी पूछेगा आपके एग्जाम में। जाइए, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। ठीक है। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। ये रहा लवण का एग्जाम्पल, Zn प्लस, देखिएगा यहाँ पे ZnCl जब अभिक्रिया करेगा तो ZnCl प्लस Z2। ठीक है। फल मिलेगा ली फल स्वरूप। ये देखिए ये अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पे फल मिल रहा है। ठीक है। यानी कि दो वस्तु आपस में अगर रिएक्शन कर रही है, रिएक्शन तो कुछ ना कुछ तो देगी। तो देखिए Zn प्लस 2HCl अभिक्रिया करके ZnCl प्लस H2। ठीक है। अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से उठ जाएगा जी। ये जो आपको अभिक्रिया दिख रहा है इसको पूछता है आपके एग्जाम में जी, समझिएगा बात को। देखिए कहता है क्या कि देख लीजिए यही पूछेगा जी, अभिकारक इसको बोलते हैं जी, अभिकारक बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये जो आपको फल दे रहा है इसको हम लोग प्रतिफल बनते हैं। ठीक है। समझ गए बात को। जैसे कि ये अभी अभी आपस में दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है ना अभिकारक है, ये प्रतिफल है। ठीक है। देखिए दो नए पदार्थ मिलकर ना दो पदार्थ मिलकर, समझिएगा यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने समझाया। ठीक है। चलिए
तो ये देख लीजिए 3 नंबर भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न को समझते चलिए, हम अपने भाषा में जैसे समझा रहे हैं वैसे, ठीक है। चलिए अब देखिए जी, यहाँ पे 4 नंबर देख लीजिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है जी, तो देख लीजिए कि शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालक नहीं करता। शुष्क व्यवस्था में HCl का हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं करता। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है, ठीक है। तो विद्युत धारा बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है। जल की विद्युत का चालन करने लगता है, ठीक है। चलिए तो समझ गए। तो देख लीजिए, ये जितना आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, कॉपी कलम उठा लीजिए, एक एक प्रश्न को नोट करते चलिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछेगा जी। एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ एकदम। ये इंपॉर्टेंट है जी। देखिए अम्लीय और भास्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो देख लीजिए जी, अम्लीय, साइंस का जो आपका एग्जाम होगा जी, साइंस का, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो होता है, 3 पार्ट में है साइंस। तो देख लीजिए यही अब सब साइंस का एकदम इंपॉर्टेंट है जी। साइंस में केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री का ये एकदम इंपॉर्टेंट है, समझिए। साइंस का ही एकदम सब्जेक्टिव है जी, ठीक है। तो पूरा घोर कर एकदम पीते चलिए जी। अम्लीय और भास्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझावे। तो देख लीजिए, लवण 2 आयनों से मिलकर बनते हैं। उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। धनायन भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भास्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भास्मिक मूलक और Cl अम्लीय मूलक आपस में संयोग कर NaCl लवण बनाता है, ठीक है। चलिए 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 नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए जरा, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 के 2 आपको उपयोग लिखना है जी। देखिए मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मोस्ट VVI, एकदम ये सब्जेक्टिव है जी आपका। पूरा घोर कर पीते चलिए जी। देखिए तो कह रहा है प्रश्न, जरा ध्यान से समझिएगा जी, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 के 2 उपयोग लिख देना है आपको। तो चलिए लिख देते हैं जी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट उपयोग क्या है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, और दूसरा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटन है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है जी, ठीक है। तो पूरा एक एक अब सब्जेक्टिव को रटते चलिए जी, क्योंकि यही सब्जेक्टिव आपके साइंस के जो आपके एग्जाम होगा, साइंस का एकदम VVI सब्जेक्टिव है। तो जो साइंस का आपका एग्जाम होगा ना, तो उसी में यही सब आएगा जी, ठीक है। तो देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न यह है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलिए हम देखिए क्या जानते हैं, अपने भाषा में लिख दिए। देखिए लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलेफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है और यह बैगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने समझाया। देखिए 2 नंबर, 5 नंबर, ये 2 नंबर 5 नंबर दोनों इसमें मिक्स सब्जेक्टिव है जी आपका। पूरा एकदम मैं यहाँ से आपको गैस कर दे रहा हूँ जी, जाइए यही पूछेगा। 101% गारंटी है मेरा, क्योंकि जो मैं बता दिया ना वो नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर देखिए जी, क्या पूछा है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए ये आपके 5 नंबर का एकदम पूछेगा जी, जाइए। और 5 नंबर का ही पूछता है जी, थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया। देखिए समझ लीजिए, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। इसको अपने भाषा में भी लिख दीजिएगा, लिखा जाएगा जी। आप लोग लिख भी सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए हम अपने भाषा में देखिए,
तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है, ठीक है, ये आपको तो बिल्कुल पता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है जी। दही का जो स्वाद होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल में दही प्लस कापर, हाँ, दही प्लस कापर, हाँ, अभिक्रिया करके कापर लवण प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि दही अगर कापर, यहाँ पे समझिए मेरे बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिएगा, देखिए यहाँ पे दही और कापर, जब दही को और कापर को मिक्स करके रिएक्शन करेंगे जी तो कापर लवण प्लस हाइड्रोजन मुक्त होगा जी, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे बात को। चलिए चलिए यहाँ पे अब देख लीजिए जी, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है जी हमारा 9 नंबर की, क्या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देख लीजिए जितना प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक प्रश्न ऐसा नहीं कोई प्रश्न 25 में से कि, हाँ, 25 शायद है, 25 पढ़ते चलिए आप लोग। देखिए जितना मैं प्रश्न इसमें कराऊंगा ना तो कोई ऐसा प्रश्न हाईले नहीं है जो 5 साल पूछा नहीं है। देखिए हर एक प्रश्न ना 5-5 साल पूछा गया है, 5 साल 6 साल, ठीक है। तो पूरा घोर घोर कर पीते चलिए एक एक प्रश्न को और जाना है फाइनल एग्जाम में एकदम गर्दा करके चले आना जी। हम हमारा आशीर्वाद फुल है आप लोग पे, ठीक है। और जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो उन पे तो बिल्कुल है, क्योंकि उन सब से बात भी होती है। तो आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जल्दी जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। देख लीजिए आप लोग मेहनत करते रहिए और इस चैनल से आप पढ़ लिए ना तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ जी, बारूद बना दूंगा। चलिए और देखिए लाइव क्लास का टाइमिंग जो है 6:30 बजे, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा सब कोई, जिनको पता नहीं होगा तो केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है जी। तो छोटा बच्चा भी जानता होगा कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में ना मिलाया जाता है तो कार्बन, हाँ, डाइऑक्साइड, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के द्वारा मैंने दिखा दिया, ठीक है। और अम्ल का सोडियम लवण इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट हम दिखाते जा रहे हैं आप लोग को, सॉरी बताते जा रहे हैं आप लोग, हाँ, एकदम कॉपी पे एकदम नोट करते चलिएगा जी। 10 देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की, हाँ, विधि एवं उपयोगिता लिखना है जी। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको मैंने दे दिया है जी, हाँ, अगर कह दिया अभिक्रिया को लिखे तो इसको तुरंत आपको लिख देना होगा जी। वहाँ पे लिखना, देखिए जब ई प्रश्न आपको पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें, तो पूरा जब जाकर आप हाई लिखिएगा ना इतना, जब ई, हाँ, जो उत्तर को ई लिखिएगा और इस अभिक्रिया को लिखिएगा जी, तब जाकर आपका 2 मार्क्स मिलेगा जी इसमें, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, हाँ, ई भी लिखना पड़ेगा। इसका उपयोग देख लीजिए, इसका मैंने अगर उपयोग पूछे तो देखिए इसमें क्वेश्चन में उपयोग नहीं पूछा है, सॉरी पूछा है, यहाँ पे उपयोगिता लिखे तो मैंने यहाँ पे, हाँ, आप लोग को उपयोगिता भी इसका दे दिया है। देखिए समझिएगा जी, उपयोगिता इसके उपयोगिता है, ठीक है। देखिए पहला, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। और पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, हाँ, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। ओ माय गॉड, क्या प्रश्न आएगा जी आपके एग्जाम में, और क्या मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग एकदम एक एक प्रश्न को अपने दिमाग में ठोकते चलिए जी। देखिए धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर आपको स्पष्ट कर देना है जी। और आप जब स्पष्ट कर दीजिएगा जी तो 5 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा जी। तो देख लीजिए मैंने आपको अंतर यहाँ पे, हाँ, स्पष्ट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर देख लीजिए जी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है। और सोडियम कार्बोनेट धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन
एवं कागज उद्योग में होता है और इसका उपयोग घरों में पावरोटी बनाने में होता है। और देखिए जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, तो यह रहा अंतर। लिखते जैसे ही पुट कीजिएगा ना उत्तर आप, वैसे आपका नंबर मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए चलिए देखिए जी, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न कि हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। देखिए आपको मैं जब क्लास भी करा रहा था, लाइव क्लास जो हमारी चलती है यूट्यूब पे, हाँ हमारे इस चैनल पे 6:30 बजे डेली लाइव क्लास आपको मिलता है, तो उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का इस जो 12 नंबर अभी सब्जेक्टिव कराना है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने कराया था, आप लोग को याद पारिए और देख लीजिए जो जो नहीं। देखिए 12 देखिए हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग हैं जी। तो देखिए उपयोग कौन कौन है, इस्पात की सफाई करने में और अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधि के निर्माण में एवं सौंदर्य प्रसाधन में। ठीक है, तो ये रहा जी एक का हाइड्रोक्लोरिन अम्ल के कुछ उपयोग था। ठीक है, तब जाके हाँ पूरा देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ जी, देखिए जितना मैं प्रश्न कराता हूँ ना, एकदम मेरा जो वीडियोस होता है, जो क्लासेस होती है, एकदम वीवीआई होती है जी। एकदम पूरा इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है कहीं से भी आपको, हाँ, और जाकर यहीं छाप देना है जी। एकदम सब्जेक्टिव यहीं पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिख दिए हैं यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग हैं, देखिए कौन कौन है जी। तो धातुओं से ग्रीज हटाने में प्रयुक्त होता है, हाँ धातुओं से ग्रीज हटाने में प्रयुक्त होता है, और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और अपमार्जक के निर्माण में भी। अपमार्जक मतलब होता है साबुन होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सर्फ होता है जी, सर्फ। अपमार्जक मतलब सर्फ होता है शायद, हाँ सर्फ होता है। और देखिए कागज बनाने में तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग है। ठीक है, चलिए ये हो गया 13। और देखिए 14 नंबर कह रहा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। आयोडीन नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए आजकल ना आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए ना आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ना आयोडीन नमक का उपयोग, हाँ आयोडीन नमक खाने का उपयोग दिया जाता है, सॉरी सलाह दिया जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए 15 देखिए कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें। तो देखिए क्या प्रभाव होता है जी, यहाँ पे मैंने लिखा है एक शुष्क प्रखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल हो लीकर, हाँ सिपरीट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह स्वतः हो जाता है। प्रखनली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं, यहाँ पे होगा जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन श्वेत हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। इतना सारा लिखने के बाद आपको मिलेगा जी 5 नंबर इसका उत्तर। देखिए लॉन्ग ई प्रश्न था जी। ठीक है, लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सब मैंने यहाँ पे मिक्स किया है जी। टोटल एकदम यही पूछेगा जी, रट कर जाइएगा। देखिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, एक उदाहरण दे। देखिए क्यों कहते हैं जी, एक आपको उदाहरण भी देना है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम जानते हैं क्यों कहते हैं। देखिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देख लीजिए क्यों कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण अभिक्रिया निम्न, सॉरी यहाँ पे क्या था जी हमारा, हाँ
एक उदाहरण देना था जी, एक उदाहरण। तो चलिए मैंने यहाँ पे उदाहरण आपको दे दिया। अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, देखिए ये उदाहरण रहा जी, ठीक है। चलिए तो चलिए, जो जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो सब कोई टोटल लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो जो हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और आपको एक और बात बता दें कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स तैयार जैसे ही हो जाता है आपको हम नोट्स भी मिल जाएगा जी आपको नोट्स, ठीक है। तो नोट्स बहुत ही जल्द तैयार होगा, और बहुत ही जल्द क्या, करीबन 5-6 दिन में आपका नोट्स तैयार हम करवा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए सब, ठीक है। देखिए 17, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, देखिए हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका, ठीक है, क्या क्या है जी। देखिए हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके, ठीक है। और देख लीजिए दूसरा है जी कि यह भोजन में उपस्थित रिगाणुओं को अभिक्रियाशील एवं नष्ट करता है, ठीक है। और तीसरा है जी कि यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है जी, ठीक है। तो यह रहा हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका, ठीक है। तो यही 3 जो भूमिका मैंने आपको बताया, यही 3 भूमिका है जी, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 18 देखिए, अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नामोल्लेख कीजिए, इसको कैसे निर्मित करते हैं। चलिए यहाँ पे बताया हूँ मैंने कि अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे रासायनिक दृष्टि से ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, कहते हैं। इसे भट्ठी में जिम्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है जी, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए यही आपका वो अभिक्रिया है जी, ठीक है। कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अभिक्रिया भी आपको दिखा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ यही भाषा देखिए, जब जब आप लोग क्या बोलते हैं वो, बहुत लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को समझाते हैं ना, तो देखिए जो 18 प्रश्न है ना, तो एकदम ये सब VVA है। देख लीजिए जो 18 है तो सबसे ज़्यादा VVA, क्योंकि ये हमको लगता है 5 साल तो प्लस से पूछा है जी, 5 साल। और देख लीजिए जी ई प्रश्न का अगर बहुत लोग बताते हैं उत्तर, मैंने भी देखा है। तो ये जो भाषा मैंने लिखा है ना, तो भाषा नहीं बताते हैं सब, बस यही अभिक्रिया बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अभिक्रिया भाषा सब कुछ। चलिए 19 देखिए, व्यंजक चूड़ के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। तो देखिए उत्तर, व्यंजक चूड़ के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नशा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है कि क्लोरोफार्म बनाने में प्रयुक्त होता है। और चौथा है न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। और चौथा है कि प्रयोगशाला और उद्योगों में अक्सीकारक का कार्य करता है, ठीक है। तो यह रहा जी हमारा व्यंजक चूड़ का क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। तो देखिए यही 5 महत्वपूर्ण उपयोग था जी, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए जी, अम्लों के सामान्य गुण बताएं। तो देख लीजिए अम्लों के सामान्य गुण आपको बता देना है जी, और नंबर प्राप्त कर लेना है। तो इनका स्वाद खट्टा होता है, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता। साबुन यहाँ पे होगा, साबुन की घोल की तरह इनका घोल जो होता है वह चिकना नहीं होता है। ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। और ये कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं जी, ठीक है। यही अम्ल के सामान्य गुण थे जी, ठीक है। चलिए 21 देख लीजिए जी, 21 नंबर अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा जी कि 21, अम्लों की हमारे जीवन में हानियां लिखना है जी। अम्ल की हमारे जीवन में क्या क्या हानियां है आपको लिखना है जी, अम्लों के हमारे जीवन में हानियां लिखिए। तो चलिए हम लिख देते हैं जी। देखिए जा, अम्ल की हमारे जीवन में हानियां, ठीक है। ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति
पहुंचाते हैं। ठीक है, और तीसरा देखिएगा कि कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं जी। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, क्षारकों के सामान्य गुण लिखिए। क्षारकों को आपको सामान्य गुण लिख देना है। तो क्षारकों के सामान्य गुण निम्न है जी। इसका जो स्वाद होता है ना वह कड़वा होता है और ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा चौथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं जी। ठीक है, और ये लाल लिटमस को ना नीला कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा जी एकदम। हाँ, क्षारकों के सामान्य गुण, तो ये लाल लिटमस को नीला भी कर देते हैं और ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ठीक है, और ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं और ये फिनाल फथेलिन के घोल को गुलाबी भी कर देते हैं। ठीक है, तो यह रहा जी हमारा क्षारकों के सामान्य गुण। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है जी। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अब कैसे पूछेगा समझ ली कि पूछ देगा जी आपका क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। देखिए पूछे कौन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो जो क्षार होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हाँ, और क्षार जो होते हैं ना हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका उठ सकता है। ठीक है, तो यह अगर पूरे क्षारों के सामान्य सामान्य गुण लिखे तो यह आपको छो लिख देना है जी। ठीक है, चलिए 23 देखिए, साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ से होती है स्पष्ट कीजिए। जो साधारण नमक NaCl की प्राप्ति होती है वह कहाँ से होती है आपको स्पष्ट कर देना है। तो देखिए साधारण नमक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति लवण क्यारियों के माध्यम से होती है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्र जल का वाष्पीकरण होता है, इससे नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक में MgCl2 MgSO4 जैसी अनेक अशुद्धियाँ मिली होती है। इन अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादातर नहीं लिखना है, बस उसको ही लिख देना है। ठीक है, और यह देख लीजिए 24 नंबर की, धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा को दो प्रमुख उपयोग बताएं। तो देखिए धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का दो को प्रमुख उपयोग आपको बताना है। तो देखिए धोवन सोडा के उपयोग देख लीजिए यहाँ पे कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और कांच साबुन पेपर तथा बोराक्स कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि बेकिंग सोडा के उपयोग देख लीजिए जी कि हाँ, एंटासिड का एक संगठन क्षारीय होने के कारण अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है। और देख लीजिए जी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपके जितने भी साथी फ्रेंड सभी हैं तो सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है जी और आप लोग बात को समझते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखिए कि यह खाद्य एवं पेय पदार्थों के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसमें विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाध्य करके ब्रेड एवं केक फूल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना सारा लिख दीजिएगा तब जाके आपको ये देखिए ये 5 नंबर वाला था जी। देखिए जो लॉन्ग दिख रहा है ना आपको बिल्कुल 5 नंबर वाला है जी। चलिए ये देख लीजिए जी आपका 25 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है, इसे सांचे खिलौना सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जी। ठीक है, किसका किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए सजावटी सामान मूर्तियाँ आदि इससे बनाए जाते हैं। अस्पतालों में अस्थि विभाग और दंत विभाग के द्वारा इसका प्राप्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने में सांचे बनाए जाते हैं जी। ठीक है, और ये देखिए कि भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने और उन पर डिजाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अग्निशामक संबंधी सामग्री इससे तैयार किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है जी। ठीक है,
तो यह रहा जी आपका साइंस का आपका बारूद सब्जेक्टिव प्रश्न रहा जी। पूरा घोर कर आशा करता हूँ आप लोग पी गए होंगे, तो पूरा एकदम पी जाइए, जैसे कि हाँ, जैसे कि आप लोग गिलास में चीनी को घोर कर पी जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक एक प्रश्न को हाँ, एक एक वर्ड को पूरा घोर कर पी जाना है जी। यही एकदम जाइए साइंस में, साइंस यानी केमिस्ट्री में पूरा यही पूछेगा जी। एकदम आपको 25 सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये केमिस्ट्री का 25 सब्जेक्टिव प्रश्न था जी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। हाँ, तो आप लोग इसको देखिए, और जितना मेरा प्रयास था मैं अपने हाँ सब भाषा में बताया हूँ जी। यही आपका एकदम पूछेगा जी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादातर आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जान सके, समझ सके, पढ़ सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो जो ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़ जाइए। और जो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।